हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम फिज़िकल ज्योग्राफी में 3 थियरीज पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी देखी थी, कन्वेक्शनल करंट थियरी देखी थी एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थियरी थी लास्ट वीडियो में हमने उसे भी देखा था। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी की, जो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ये थियरी मेनली बेस्ड ही है उन थियरीज पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके अभी हमने नाम देखे, लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द कन्वेक्शनल करंट थियरी। इन तीनों को स्टडी किया था अलग अलग साइंटिस्ट ने, और फर्स्ट टाइम जो ये प्लेट वर्ड हमें इसमें दिखता है, वो प्लेट वर्ड पहली बार दिया था किसने? J.T. विल्सन ने। ये एक कैनेडियन जियोफिजिस्ट थे, राइट। तो इन्होंने दिया था 1965 में प्लेट टर्म दी थी, और इसके बाद आगे मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन, इन तीनों ने 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थियरी को प्रपोज किया था, राइट। तो बहुत ही इजी थियरी है, हम जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, जिसके साथ हमारी चारों ही इंपॉर्टेंट थियरीज जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएंगी। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हम पिछली 3 वीडियोस में भी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी हमने पढ़ा था, उन सब में हम प्लेट्स की बात करें तो एक्चुअल में प्लेट्स क्या है? जो क्रस्टल लेयर्स हैं, सॉलिड क्रस्टल लेयर्स जो हैं लिथोस्फीयर के नीचे जो प्लेट्स हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, राइट। ये एक तरह की मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब है, लाइक हम कह सकते हैं अगर ये लैंड सरफेस है तो इसके नीचे छोटे छोटे हम कह सकते हैं इरेगुलरली शेप्ड क्या है? अलग अलग स्लैब्स प्रेजेंट है, राइट। और इन्हें ही क्रस्टल लेयर्स को, इन्हीं लिथोस्फेरिक लेयर्स को, प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। एक सॉलिड रॉक की बनी हुई है विच कंसिस्ट ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल स्फेयर। ओशनिक स्फेयर हम कह सकते हैं ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों के ही स्फेयर के नीचे ये प्लेट्स जो है, जो क्रस्टल लेयर्स हैं वो प्रेजेंट है, राइट। तो दोनों ही इसके अंदर क्या आते हैं? इंक्लूड आते हैं, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल स्फेयर दोनों ही इस पे प्रेजेंट है। प्लेट्स आर हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर। हमने पहले भी ये बात करी थी, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, अगर मैं इसे सरफेस मानूँ तो ये हमारा क्या होगा? क्रस्टल हुआ पार्ट, इसके नीचे आएगा मेंटल, और सबसे इनर पोर्शन होता है कोर, राइट। तो कोर देन मेंटल। तो मेंटल में हमने देखा था क्या होता है? अपर पोर्शन जो होता है मेंटल का, वहाँ पर प्रेजेंट होता है ना एस्थेनोस्फीयर, जिसे हम क्या कहते हैं? मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा बोलते हैं, जहाँ से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे आता है, फॉल्ट ढूंढता हुआ ऊपर आता है, राइट। तो ये मेन सोर्स होता है मैग्मा का, कौन? एस्थेनोस्फीयर जो है। और ये एक सेमी सॉलिड पार्ट है, ऑब्वियसली मैग्मा तभी है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है, इसके ही ऊपर ये जो प्लेट्स हैं, ये क्या करती है? मूव करती रहती है धीरे धीरे, राइट। जो क्रस्टल लेयर्स हैं, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स है, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हॉरिजॉन्टली आपस में क्या करती रहती है? मूव करती रहती है, राइट। नाउ एवरेज थिकनेस की हम बात करें तो ये प्लेट्स लगभग 100 किलोमीटर हो सकती है ओशनिक पार्ट के ऊपर, अगर हम देखें, सॉरी नीचे, ओशंस के नीचे ये 100 किलोमीटर तक बड़ी होती है, और कॉन्टिनेंटल पार्ट में इवन 200 किलोमीटर्स तक ये क्या होती है? थिक होती है। अब अगर हम देखें मेजर प्लेट्स के बारे में, तो कुछ 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं, राइट। हमें सारी माइनर प्लेट्स का नाम याद रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कुछ प्लेट्स का नाम हमें याद होना चाहिए, बट 7 मेजर प्लेट्स हमें याद होनी चाहिए। लाइक एंटार्क्टिका, पूरा एक कॉन्टिनेंट एक प्लेट के ऊपर ही प्रेजेंट है, एंटार्क्टिक प्लेट पे। यूरेशिया का पूरा एक एरिया हम देखते हैं तो उसकी खुद की सेपरेट प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्लेट, जो इंडिया है हमारा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट है, उन सब की, उन तीनों की एक ही प्लेट है, तीनों कंट्रीज़ की एक ही प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। देन नॉर्थ अमेरिका की सेवरल उसकी खुद की क्या है? सेपरेट प्लेट है, राइट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ओके।
मैंने ये 2 बार लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर आप लिखना यूरेशियन नहीं, यहाँ पर कौन सी प्लेट रह गई, पैसिफिक प्लेट रह गई, राइट। तो एक है पैसिफिक प्लेट जो सबसे बड़ी प्लेट है अगर हम कह सकते हैं, किसमें, ओशनिक वाले लेयर में। ओशनिक पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ओशनिक प्लेट कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है। और अगर हम कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है, ऑब्वियसली यूरेशियन प्लेट है, राइट। नाउ हम बात करते हैं 20 माइनर प्लेट्स की। तो माइनर प्लेट्स में भी एक आती है कोकोस प्लेट है, नास्का प्लेट है। कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट जो है वो हमारे, अगर हम देखें, अभी हम देखने वाले हैं नीचे, ये जो अगर हमारा हम मान लेते हैं इस टाइप से ही अगर मैं रफ बनाऊँ तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ से साउथ अमेरिका होगा, राइट। साउथ अमेरिका इस टाइप से जाएगा तो यहाँ पर आती है कोकोस प्लेट, उसके नीचे है नास्का प्लेट, ठीक है। तो ये अभी हम देखने वाले डायग्राम में। देन फिलिपाइन प्लेट है, फिलिपाइंस के ऊपर ही है, उसके सॉरी नीचे ही है। अरेबियन प्लेट है, अरेबियन पेनिनसुला हम जो है उसकी एक सेपरेट प्लेट है। फूजी प्लेट जो है वो जापान के नीचे ही आती है। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स की होते हैं, ये तो हमने उसके अर्थक्वेक वाले पोर्शन में देखा था, राइट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है तो वहीं पर फूजी प्लेट भी है। फूजी प्लेट और आपस में जब टकराती है पैसिफिक प्लेट, तभी उसी की वजह से क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनो इरप्ट होते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट, पहले वाली वीडियोस में। आप में से जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की लिंक दे रखी है, आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कैरोलाइन प्लेट की। कैरोलाइन प्लेट भी जो है वो फिलीपाइंस जो प्लेट है ना, फिलीपाइंस के ठीक पास में प्रेजेंट है कैरोलाइन प्लेट। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ऑब्वियसली दीज प्लेट्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर हम पूरे टाइम स्केल की बात करें, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तब से, राइट, ये जो प्लेट्स हैं, जब से लिथोस्फीयर जो क्रस्ट मेंटल कोर का फॉर्मेशन हुआ है तब से ये प्लेट्स जो है वो स्टार्ट से कॉन्स्टेंटली मूव करती जा रही है। अब मैंने बताया कि उसी पर ही ये बेस्ड है, पहले वाली थियरीज पे। तो कैसे बेस्ड है, वेजेनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, हमको याद है 1912 में दी थी, राइट। तो उन्होंने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में, उन्होंने क्या बताया था, एक पेंजिया जो है, एक पहले 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले सिर्फ सिंगल कॉन्टिनेंट होता था और वो था पेंजिया, जिसके चारों तरफ पैंथल ऐसा था, है ना, आपको याद हो। देन तो पेंजिया जो है, उन्होंने क्या बोला कि ये सब आपस में जुड़े हुए थे और धीरे धीरे फिर क्या हुए, फोर्स लगे। वेजेनर ने 2 तरह के फोर्स बताए थे, अगर आपको याद होगे, जो एक्चुअल में उसको क्रिटिसाइज हुए थे बाद में। एक तो उन्होंने बताया था पोल फ्लिंग फोर्स, राइट, एक तो पोल फ्लिंग फोर्स बताया था उन्होंने। दूसरा उन्होंने जो है वो बताया था टाइडल फोर्सेस बताए थे, और ये दोनों ही फोर्सेस एक्चुअल में नहीं लग रहे थे, राइट। और इसको बाद में क्रिटिसाइज किया था किसके थ्रू, कन्वेक्शनल करंट थियरी में। कन्वेक्शनल करंट थियरी में हमने देखा कि कन्वेक्शनल करंट्स जो है वो फॉर्म होती रहती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शन की वजह से, राइट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये सभी फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रही हूँ, राइट। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। तो अब हम इसको देखें कि कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रही है। इन्होंने क्या कहा, मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर ने ये भी बताया कि जो पेंजिया, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में वेजेनर ने बताया था, वो एक्चुअल में कन्वर्जेंट था इन प्लेट्स का। हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में, कन्वेक्शनल करंट थियरी की वीडियो में भी देखा है हमने, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी पढ़ा है कि कन्वर्जेंट मीन्स क्या होता है, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है तो कन्वर्जेंट होंगी। कन्वर्जेंट का जब टाइम होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी, और ऊपर वाली जो लेस डेंस होगी वो ऊपर की तरफ इसके आ जाएगी, जिसकी वजह से ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है, राइट। हमने ये चीज़ देखी थी। और जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, जब ये तो कौन सी पोजिशन है, सॉरी कौन सी कंडीशन है, कन्वर्जेंस की है, राइट। और दूसरी जो है, दूसरी कंडीशन हमने कौन सी देखी थी, यहाँ पर मैं देखते हैं, दूसरी कंडीशन हमने देखी थी डाइवर्जेंट की कंडीशन, जिसमें ये आपस में दूर जा रही है एक पॉइंट से, जिसकी वजह से क्या होगा, बीच में से मैग्मा बाहर आएगा सरफेस पे, और यहाँ पर रीजेस का फॉर्मेशन होता जाएगा, राइट। जैसे कि मिड ओशनिक रीजेस हैं, और दूसरे भी रिफ्ट वैली से, अफ्रीका की मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बताए थे, ये है डाइवर्जेंट कंडीशन है। तो इन तीनों ने, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि जो पेंजिया है, पेंजिया भी एक्चुअल में कन्वर्जेंट है इन सारी प्लेट्स का, जो 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले था। उसके बाद धीरे धीरे जो प्लेट्स है वो मूव करती गई कन्वेक्शनल करेंट्स की वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरे होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, राइट, आप ध्यान रख सकते हैं। अब एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं,
एंडोजेनिक वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ के अंदर लग रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से प्रोसेस हो रही है। कन्वेक्शनल करंट्स जो है वो भी एंडोजेनिक फोर्स में ही एक आएगा। और सेकंड जो होता है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपकी वो सारी डेनुटेशनल प्रोसेस आ गई, जिसमें वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, राइट। तो ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा एक बार टेक्टोनिक प्लेट्स के डायग्राम को। तो अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ा जो टेक्टोनिक प्लेट जो है हमने देखी, ये है यूरेशिया प्लेट हमें दिख रही है, ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट के ठीक पास में फिलीपाइन जो कंट्री है वो यहीं पर है, तो उसके जो वहाँ पर है फिलीपाइन प्लेट। मैं बता रही थी कैरोलाइन प्लेट जस्ट इसके यहीं पर है। इसके आसपास में यहाँ पर छोटी छोटी माइनर प्लेट्स बहुत सारी है, पर हमें वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है इस जगह पे कौन सी, कैरोलाइन प्लेट। देन उसके बाद हम देखें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही है पूरे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। उसके बाद एंटार्क्टिका की प्लेट पूरी है। स्कॉशिया प्लेट भी एक माइनर प्लेट है जो ये साउथ अमेरिका के नीचे आ रही है इस पोजीशन पे। साउथ अमेरिकन प्लेट सेपरेट है। नास्का प्लेट अभी हमने बात करी थी, ये है कोकोस प्लेट, है ना, नॉर्थ अमेरिका के नीचे, और ये है नास्का प्लेट, है ना, साउथ अमेरिका के जस्ट वेस्ट में। पैसिफिक प्लेट है ही सबसे बड़ी सी प्लेट, ओके। उसके बाद हम देखें छोटा सा नॉर्थ अमेरिका के साइड में, यहाँ से जाते हैं ऊपर से नीचे रॉकी माउंटेन्स, राइट, उसके इस तरफ यहाँ पर कैस्केड रेंजेस भी है, और उसके पास में यहाँ पर एक और है, वो है जुआन दे फ्यूका प्लेट, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये वाली जो प्लेट है वो यहाँ पर है। कोकोस प्लेट देखिए, कैरिबियन प्लेट हमने देखी है ना, कैरिबियन प्लेट जो कैरिबियन सी वाला पोर्शन आ गया। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट एक सेपरेट है ही। यूरेशियन प्लेट हमने देखी। अरेबियन प्लेट जो है माइनर प्लेट है। यहाँ पर एक और माइनर प्लेट अगर हम देखें तो अभी कुछ टाइम पहले ही, राइट, अभी 2023 में एनाटोलियन प्लेटो जो है वहाँ पर कहाँ पर आता है, आपको याद होगा, एनाटोलियन प्लेटो जो है टर्की में आता है, और वहाँ पर बहुत सारे, है ना, भूकंप आते हैं। तो अभी भी क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया था, बहुत हैवी। तो वो भी कहाँ पे, हमारे टर्की इस जगह पे, इस लोकेशन पे है। तो यहाँ पर जो है एनाटोलियन प्लेट, ये भी एक सेपरेट एक माइनर प्लेट है ये, राइट। तो माइनर प्लेट हमें एक 4-5 याद होनी चाहिए, बाकी सब याद होने की नीड नहीं है। तो ये है सेवरल हमने प्लेट्स देखी जो इम्पॉर्टेंट प्लेट्स थी। अब क्या होता है कि जब प्लेट्स मूव कर रही हैं तो वो या तो आपस में सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, या तो वो कन्वर्ज होंगी, या तो वो डाइवर्ज होंगी, या फिर एक तीसरी कंडीशन होती है जिसमें वो एक दूसरे से स्लाइड कर सकती है। तो हम वो कंडीशंस देखते हैं। इट मीन्स जब भी ये चीज़ें होंगी तो बाउंड्रीज फॉर्म होंगी ना, दो प्लेट्स के बीच में बाउंड्री आएगी। तो वो 3 टाइप्स की बाउंड्रीज होती है। फर्स्ट होता है डाइवर्जेंट कंडीशन। डाइवर्जेंट कंडीशंस हमने देखी है, जब ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और ये दोनों आपस में दूसरी, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, आप खुद सोचिए, न्यू क्रस्ट जनरेट होगा ना। कैसे होगा, क्योंकि नीचे का जो मैग्मा जो प्रेजेंट है एस्थेनोस्फीयर से, वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। फॉल्ट उसको जगह मिल गई और वो ऊपर आकर के क्या होगा, जमता जाएगा और यहाँ पर डिपोजिशन करता जाएगा, और इसे ही तो हम कहते हैं फिर रिजेस का फॉर्मेशन होगा, है ना। और क्या होगा, जो है डिपोजिशन होगा, और क्या होगा, क्रस्ट फॉर्म होगा, क्रस्ट जनरेट हो रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है, राइट। तो प्लेट्स जो है वो ऑपोजिट, अवे फ्रॉम द ईच अदर मूव कर रही है, जिसे हम स्प्रेडिंग साइड्स बोलते हैं। और यही तो है थियरी, कौन सा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यही तो कॉन्सेप्ट था, राइट। तो ये हो गया हमारा, कौन सी बाउंड्रीज हुई, ये हुई हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इनको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, क्रस्ट का। अक्रीटिंग मार्जिन या बाउंड्रीज बोल सकते हैं, अक्रीशन हो रहा है यहाँ पर, सेम वही चीज़, मैग्मा अक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। दूसरी जो होती है, दूसरी प्लेट्स या मार्जिन हम कह सकते हैं, बाउंड्रीज या मार्जिन, वो है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोल दो, कंज्यूमिंग बाउंड्रीज बोल दो, या फिर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा। सेम वही चीज़ हो गई, ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स अब क्या हो रही है, आपस में आ रही है, दोनों की एक दूसरे की, है ना, आपस में आ रही है, ये एक डायरेक्शन में आमने सामने। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी, और लेस डेंस जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है यहाँ पर नीचे आकर के तो वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रस्ट का डिस्ट्रॉय हुआ है, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है ऐसे रीजन्स में, राइट। सिंक हो रही है एक प्लेट, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं। ये भी चीज़ हमने ऑलरेडी देख रखी है। एक तीसरी भी कंडीशन होती है, या वो प्लेट में मार्जिन्स बनाते हैं, और वो है ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। इसमें क्या होता है, प्लेट्स जो है वो हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर रही है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये है प्लेट 1 और ये है प्लेट
सेकंड, और ये आपस में स्लाइड कर रही है, मतलब ये नीचे की तरफ आ रही है और ये ऊपर की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर ना ही कोई डिस्ट्रक्ट हो रहा है और ना ही किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही कोई प्रोडक्शन हो रहा है, क्रस्ट ना ही प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और ना ही जो है क्रस्ट वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये तीन टाइप की कंडीशंस, तीन टाइप की बाउंड्रीज जो होती है वो प्लेट्स के बीच में फॉर्म होती है। अब अगर हम इन प्लेट्स या इन बाउंड्रीज को अगर हम अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर ऐड कर लेना। जो ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या बाउंड्रीज होती है, यहाँ पर क्या होगा आप खुद सोचिए। ऐसी जगह पे क्या होगा, ऐसी जगह पे अर्थक्वेक आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में चांसेस हैं फॉल्ट के क्रिएट होने के, राइट। तो आप एक पॉइंट ज़रूर इसको ऐड करना कि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, अर्थक्वेक होंगे, अर्थक्वेक occurs। और दूसरा हम कर सकते हैं नो वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस ऐसी जगहों पे, ऐसी रीजन्स पे नहीं होते हैं, राइट। सेम हम उन दोनों की भी बात करते हैं तो कन्वर्जेंट जो होगा या कंज्यूमिंग हम बोले, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होंगे, ऐसी वाली सिचुएशन में ऑब्वियसली अर्थक्वेक कैसे होंगे, बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक आते हैं ऐसी जगहों पे, है ना, बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक आएंगे यहाँ पर। जैसे जापान वाला एरिया हमने देखा ही है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है पूरा। कौन सा है पैसिफिक रिंग? ये पूरा, ये जो एरिया है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैंने आपको इसको अच्छे से इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं चीज़ें। ये जो एरिया है ये हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर है, आप देखिए बहुत सारी प्लेट्स है जो आपस में एक दूसरे में टकराती है, कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, और जैसे ही कन्वर्ज होंगी तो आप खुद सोचिए क्या होगा, सबडक्शन होगा, एक का फॉल्ट क्रिएट ऑब्वियसली होंगे और अर्थक्वेक आएंगे, और क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस भी होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कन्वर्जेंट में क्या होगा, डेंजरस अर्थक्वेक्स होंगे, और यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शंस है ये भी होंगे, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, राइट। वॉल्केनिक इरप्शंस तो होंगे जो होने हैं। अर्थक्वेक्स को हम देख सकते हैं कि ये क्या है, डेंजरस है या माइल्ड अर्थक्वेक है, तो यहाँ पर बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक्स आएंगे। और अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स की, बाउंड्रीज की, तो ऐसी जगहों पे आप खुद सोचिए क्या होगा, अर्थक्वेक और वॉल्केनो दोनों आएंगे, बट ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जो है या वॉल्केनो है। वॉल्केनिक इरप्शंस तो नॉर्मल जैसे आता है वही आएगा, बट अर्थक्वेक्स जो है वो इतने डेंजरस नहीं आएंगे एज कम्पेयर टू द कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर भी बोथ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस दोनों ही यहाँ पर भी होंगे, राइट। तो ये है तीन तरह की बाउंड्रीज। एक बार हम इसको डायग्राम्स में देखते हैं फ्रेंड्स, तो वही सेम है जो हमने देखा। ये है प्लेट 1, ये है प्लेट 2, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रही है, तो हम देख सकते हैं ये हो रहा है सबडक्शन, और जो दूसरी है वो यहाँ आ रही है। और आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर रिजेस का फॉर्मेशन हुआ है अगर आप देखो तो। और ये है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो आपस में एक दूसरे से स्लाइड हो जाती है, राइट, हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो जाती है, यहाँ पर नहीं होता है। तो यही है ना, राइट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में इधर हो रहा है रिजेस का फॉर्मेशन, मीन्स डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री शो हो रही है, यहाँ पर ट्रेंचेस फॉर्मेशन हो रही है, देखो यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, राइट। और ट्रांसफॉर्म फॉर्म हो सकता है किसमें, हमने देखा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आ सकते हैं, और उन फॉल्ट्स की वजह से ही तो क्या होगा, अर्थक्वेक्स आएंगे, राइट। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में भी अर्थक्वेक की तो चांसेस हैं। अब थियरी बनी है फ्रेंड्स, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी इसके क्रिटिसिज्म नहीं है। ये अभी तक की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वैलिड थियरी है, हम कह सकते हैं। कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, और इसी के बेस पर ही आज हम स्टडी करते हैं। बट स्टिल इट हैज़ ऑल्सो गॉट द क्रिटिसिजम्स, इसको भी जियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्रिटिसिजम्स दिए हैं। जैसे कि क्या, कि ये जो थियरी है वो मूवमेंट बता नहीं रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स इस डायरेक्शन में ही क्यों घूम रही है, ये अभी तक हमें रीज़न नहीं पता चला। मूव कर रही है ऑब्वियसली हमें पता है, बट क्यों, क्यों ये यहाँ से लेफ्ट में जा रही है,
या क्यों ये यहाँ से राइट में जा रही है, ये वाला रीज़न हम आज तक पता नहीं लगा पाए, अभी तक रिसर्च चल रही है। तो ये एक क्रिटिसिज्म मिला कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस चीज़ को शो नहीं करती है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या दिया, दूसरा ये दिया कि ग्रेट डिविडिंग रेंज, आपको अगर आपने मैप देखा है तो ग्रेट डिविडिंग रेंज आपको कहाँ पर आती है, याद है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में ये जो पार्ट है ये आती है ग्रेट डिविडिंग रेंज। अब आप खुद देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। हम देखते हैं कि माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट, या तो डाइवर्जन प्लेट्स जो हैं जैसे कि वो दूर की तरफ जाएंगी, है ना, एक दूसरे से डाइवर्ज होंगी, और क्या होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलेगा। बट माउंटेन का फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता डाइवर्जेंट से, आपको याद होगा जैसे हमारा हिमालयाज भी हैं, हमने देखे थे एंडिस रेंजेस है साउथ अमेरिका की, देन उसके बाद जो है रॉकी माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका के, ये सब फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक के सबडक्शन से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, है ना, पहले भी, कि जैसे कि दो प्लेट सामने सामने आ रही है, जो ज़्यादा डेंस है, मोर डेंस जो प्लेट है वो अंदर की तरफ सबडक्ट हो जाएगी, और लेस डेंस जो है वो ऊपर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी ये प्लेट जो होती है वो डिजनरेट तो होने जाती है अंदर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, बट स्टिल कभी कभी ये ऊपर की तरफ हो जाती है और इस पार्ट को ऊपर की तरफ उठा लेती है, दूसरी प्लेट को ऊपर की तरफ उठा लेती है, जिससे फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का। हमारे हिमालयाज भी ऐसे ही बने, जो यूरेशियन प्लेट थी वो लेस डेंस थी, वो ऊपर की तरफ थी, और जो ज़्यादा डेंस कौन सी थी, हमारी इंडियन प्लेट जो थी वो ज़्यादा डेंस थी, राइट। तो उसने क्या किया, उसने जो यूरेशियन प्लेट थी उसको ऊपर की तरफ उठा दिया, जिससे माउंटेन रेंजेस बने, कौन से, हमारे हिमालय रेंज बने। रॉकी माउंटेन्स जो है वो भी सेम है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक ओशन की प्लेट है वो ज़्यादा डेंस थी, वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो गई, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को उसने उठा दिया, जिससे रॉकी माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। एंडिस रेंजेस में भी सेम है, साउथ अमेरिकन प्लेट को उठा दिया पैसिफिक ओशन ने ऊपर की तरफ, तो एंडिस रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया कि ग्रेट डिविडिंग रेंज कैसे हुआ, क्योंकि प्लेट यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, ये एंडिंग नहीं है, आपने देखा है ना, यहाँ पर न्यूजीलैंड आएगा और न्यूजीलैंड तक वो तो प्लेट है, इंडिया से चलती हुई आ रही है और वो न्यूजीलैंड तक फैली हुई है पूरी। तो ग्रेट डिविडिंग रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस पर क्रिटिसाइज किया है। दूसरा इन्होंने सेम चीज़ बताई, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन यहाँ पर आते हैं हम, देखिए ये कौन सा है, साउथ अमेरिका है ये, सॉरी साउथ अफ्रीका है ये, साउथ अफ्रीका और लेसोथो इन कंट्रीज से होती हुई यहाँ पर आती है। तो इनका भी फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये दो क्रिटिसिज्म दिए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने, राइट। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, दैट इज द plate tectonic theory. Okay, now if you find any doubt related to this topic, you can ask me in the comment box. Okay, so we'll meet in the next video. Bye.